मित्रों, फिल्मी दुनिया यानी ग्लैमर की दुनिया जब से फिल्में बनती आई हैं, दर्शकों को लुभाती रही हैं और ले जाती रही हैं एक ऐसी दुनिया में जो एक सीमा तक वास्तविकता से परे है। सपनों की ये दुनिया हमेशा ही नौजवान पीढ़ी को दीवाना बनाती आई है। ये दीवाने कच्ची उम्र के भोलेपन में कभी किसी फिल्मी सितारे को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो कभी खुद फिल्म स्टार बनने का सपना लिए मुंबई चले आते हैं। ख्वाबों की नगरी मुंबई ग्लैमर और चकाचौंध वाली नगरी है। यहाँ की फिल्मी दुनिया में कितनी जद्दोजहद है, कितना संघर्ष और कितनी कुंठाएं हैं। इन्हीं सब सच्चाइयों से हमारा और आपका परिचय करवाने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने एक फिल्म बनाई थी, गुड्डी। आज हम इसी फिल्म की यानी गुड्डी की बातें सुनेंगे। फिल्म गुड्डी कैसे बनी, बनते समय क्या क्या हुआ, कितने परिवर्तनों और कितनी घटनाओं ने गुड्डी को सिनेमा का रूप दिया, ये सब जानकारियां फिल्म की कहानी में समेट कर लाए हैं अशोक अय्यर। बाइस्कोप की बातें आप तक पहुंचे, इसके लिए सहायक हैं PKA नायर और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं लोकेंद्र शर्मा। तो आइए उनसे सुनते हैं फिल्म गुड्डी की बातें। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्टार जीना लोलो ब्रिगिडा से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था कि क्या फिल्मी पर्दे पर वही होता है जो जीवन में होता है, और जवाब में जीना लोलो ब्रिगिडा ने कहा था, जी नहीं, जो पर्दे पर होता है वही जीवन में हो सके इस बात की तमन्ना होती है। बेशक पर्दे की दुनिया सपनों की दुनिया है और सपने सच्चाई नहीं होते, लेकिन इस बात की सच्चाई कमजोर और कच्चे मन को समझ में नहीं आती। इसीलिए फिल्मों का दीवानापन लाखों करोड़ों दिलों पर छाया रहता है। इसी दीवानेपन की तस्वीर के पीछे की असली तस्वीर थी गुड्डी। फिल्म गुड्डी ने फिल्मी सितारों का तिलिस्मी रूप तोड़ने की कोशिश तो की ही, हिंदी फिल्मों को एक जानदार अभिनेत्री भी दी, जया भादुड़ी। फिल्म गुड्डी में जया भादुड़ी ने फिल्म स्टार धर्मेंद्र की दीवानी एक ऐसी लड़की का रोल निभाया था जो धर्मेंद्र से ऐसा प्रेम करती थी कि उसकी तस्वीर से वो बातें किया करती। मेरा प्रेम सच्चा है, मैं हमेशा तुमसे प्रेम करती आई हूँ। तुम्हारी छवि से ही प्रेम था मुझे, इसीलिए तुम्हारी सभी फिल्में देखी हैं मैंने, एक भी नहीं छोड़ी। सन 1971 में रिलीज होने वाली फिल्म गुड्डी की कहानी के पीछे एक वाकया है। हुआ यूं कि एक बार ऋषिकेश मुखर्जी की मुलाकात एक सफर के दौरान नूतन और तनुजा की छोटी बहन चतुरा से हुई। हालांकि चतुरा अपनी बहनों की तरह न तो फिल्मों में आई और न ही उसे अभिनय का शौक था, मगर फिल्म स्टार्स के बारे में पूरे सफर के दौरान चतुरा ने इतनी बातें रस ले लेकर बताईं कि ऋषिदा हैरान रह गए। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि युवा पीढ़ी फिल्म और फिल्म स्टारों से किस हद तक प्रभावित है। ऋषिदा ने यही आइडिया गुलजार को सुनाया और इस पर एक कहानी लिखने को कहा। गुलजार ने एक फिल्म हीरो और उस पर आसक्त एक किशोरी को आधार बनाकर जो कहानी लिखी, वही पर्दे पर आई फिल्म गुड्डी की शक्ल में। फिल्म में संवाद और गीत भी गुलजार के ही थे। गुड्डी का संगीत तैयार किया था वसंत देसाई ने। फिल्म गुड्डी से जहां एक तरफ जया भादुड़ी ने अपने करियर की शुरुआत की, वहीं एक नई गायिका भी हिंदी सिनेमा को इस फिल्म ने दी। ये गायिका थी वाणी जयराम, जो दक्षिण भारत से आई थीं। उनकी आवाज में राग मियां मल्हार में गाया हुआ फिल्म गुड्डी का ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था। बोले रे पपी हरा, पपी हरा, बोले रे पपी हरा, पपी हरा, जित घन भर के नित मन प्यासा, नित मन प्यासा, नित मन तरसे, बोले रे पपी
ये शायद एक विडंबना ही कहना पड़ेगा मित्रों कि संगीतकार वसंत देसाई ने इस गीत को 22 दिसंबर सन 1975 को रिकॉर्ड किया था और ठीक 5 बरस बाद सन 1975 में 22 दिसंबर के ही दिन वसंत देसाई का एक लिफ्ट दुर्घटना में निधन हो गया। पीछे रह गईं उनके अमर संगीत से सजी, हमें धैर्य बंधाती उनके मधुर धुनें। फिल्म गुड्डी का एक और गीत वाणी जयराम की ही आवाज में रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन वो फिल्म में इस्तेमाल नहीं हो पाया। वो गाना था ये। सिर्फ रिकॉर्ड तक ही रहा, पर्दे पर नहीं आ सका। इस गाने की जगह फिल्म मधुमती का एक हिट गाना फिल्म गुड्डी में एक बार फिर से जया भादुड़ी पर फिल्माया गया। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियां थक गई पंख निहार, आजा रे फिल्म असली नकली में देव आनंद और साधना पर फिल्माए गए इस गाने को भी गुड्डी में धर्मेंद्र और जया भादुड़ी पर एक बार फिर से नए अंदाज में फिल्माया गया था। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर, मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियां और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि फिल्म गुड्डी में वसंत देसाई के संगीतबद्ध किए हुए 2 गानों के अलावा सलिल चौधरी और शंकर जयकिशन की अमर धुनें भी मौजूद थीं। फिल्म गुड्डी के प्रमुख कलाकार थे जया भादुड़ी, समित भंज, सुमिता सान्याल, उत्पल दत्त, असरानी, ए.के. हंगल और विशेष भूमिका में या यूं कहिए अपने ही रूप में धर्मेंद्र। अभिनेता धर्मेंद्र की इस भूमिका से यह साबित किया गया था कि फिल्म स्टार भी आम इंसानों जैसे ही होते हैं, भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़े हुए। फिल्म स्टार किसी और ग्रह के प्राणी जैसे नहीं होते, जैसा अक्सर उन्हें समझ लिया जाता है। इस फिल्मी दुनिया में रहकर भी ये दुनिया मुझे अजीब सी लगती है, शायद इसलिए कि मैं एक देहात का लड़का हूँ और एक देहाती लड़के से मिट्टी के ये सौंदर्य रिश्ते कभी नहीं टूटते। अपनी जमीनों पर खड़ा रहकर मैं कितना महफूज, कितना सुरक्षित महसूस किया करता था। मैं जानता था ये मिट्टी मुझे ही नहीं, मेरे साथ सबको रोटी देगी, लेकिन यहाँ हरदम उखड़ा उखड़ा महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ जब तक मैं ग्लैमर में हूँ, इन रोशनियों का मरकज, इन रोशनियों का केंद्र बना हुआ हूँ, लोग देखेंगे भी, तालियां भी बजाएंगे,
और जिस दिन इन रोशनियों ने मुंह फेर लिया, एक ऐसे अंधेरे में गुम हो जाऊंगा जहां कोई नहीं पूछेगा। गुड्डी का सबसे अहम किरदार था गुड्डी यानी कुसुम। इस रोल के लिए ऋषिदा को किसी नई अभिनेत्री की तलाश थी। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने वाली जया भादुड़ी के प्रिंसिपल ने खुद ऋषिदा से जया भादुड़ी की तारीफ की। ऋषिदा ने इंस्टीट्यूट में जाकर जया भादुड़ी की एक डिप्लोमा फिल्म देखी, सुमन। सुमन भी एक ऐसी किशोरी की कहानी थी जो यौवन में पदार्पण तो कर रही है, लेकिन उसकी हरकतों में बचपना है। मगर एक दिन खुद पर पड़ी हुई एक लुलुप नजर उसे अपने परिवर्तन का एहसास करा देती है और सुमन बदल जाती है। फिल्म सुमन को देखकर ऋषिकेश मुखर्जी ने तय किया कि जया ही उनकी फिल्म गुड्डी की गुड्डी बनेगी, और जया सिर्फ गुड्डी ही नहीं बनी, हिंदी फिल्मों की नामवर अभिनेत्री भी बन गई। अपनी अदाकारी से कई अभिनेत्रियों की उसने मानो छुट्टी कर दी। अरे ऐसा नाटक किया, ऐसी एक्टिंग दिखाई, मीना कुमारी की छुट्टी कर दी। सुन, आज फर्स्ट पीरियड मिस चौधरी का है ना, चल पीछे बैठकर गप करेंगे। वो तो क्लास में बैठकर नॉवल पढ़ेंगी और कहेंगी 5 पन्नों का लेख लिखो। फिल्म गुड्डी जया भादुड़ी की पहली हिंदी फिल्म जरूर थी, लेकिन अभिनेत्री के तौर पर शायद ये पहली थी ऐसा कहना गलत होगा। इससे बहुत पहले यानी 13 बरस की उम्र में जया भादुड़ी ने सत्यजीत रे की एक बंगला फिल्म महानगर में काम किया था। उन दिनों जया भादुड़ी भोपाल के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी। बाद में जब फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिले के वक्त जया ने सत्यजीत रे से सर्टिफिकेट चाहा, तो उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें एक्टिंग के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है ही नहीं। सुबह बाजार गई, बार्ली लाई, खाना बनाया, पिताजी को खिलाया, तब आई। इसी में देर हो गई। ये सब काम तुम्हें करना पड़ता है? जी नहीं, भाभी करती है। देन फिर? भाभी आज बहुत बीमार है, बहुत बुखार है उनको। भाभी बीमार है, मुझे सब कुछ करना पड़ा, तो क्या हुआ? इसकी फिक्र आप क्यों करेंगी? मुझे सजा दीजिए, जो कुछ भी हो। मैंने डिसिप्लिन तोड़ा है। It's very bad, बहुत बुरा है। I'm sorry कुसुम, मुझे ये सब पता नहीं था। Go to your class. जाओ, अपनी क्लास में जाओ। फिल्म गुड्डी की नायिका की तरह ही अपने वास्तविक जीवन में स्कूली दिनों में जया भादुड़ी को भी फिल्मों का शौक था। वे ढेरों फिल्म पत्रिकाएं जमा करती थीं। वैसे गुड्डी में तो जया भादुड़ी को धर्मेंद्र का फैन दिखाया गया था, लेकिन असलियत में जया भादुड़ी दिलीप कुमार की फैन हुआ करती थीं। एक बात जरूर है कि जया ने एक स्कूली छात्रा के तौर पर यूं तो कई फिल्म स्टारों को खत लिखे थे, लेकिन जवाब सिर्फ धर्मेंद्र का ही आया था, एक ऑटोग्राफ वाले फोटो के साथ, और उसे जया भादुड़ी ने बहुत सहेज कर रखा था। ऑटोग्राफ? ये क्या, अनुपमा देखी थी आपने? 3 बार। अरे बाप रे, स्कूल से भाग कर? नहीं। तो फिर? एक बार फैमिली के साथ गई थी। और 2 बार? अच्छा, कैसी लगी थी अनुपमा? बहुत अच्छी लगी। और कौन कौन सी पिक्चरें देखी? वो सभी पिक्चरें, फूल और पत्थर, देवर, बंदनी, सब आपकी पिक्चर। फिल्म गुड्डी का एक और अहम किरदार था नवीन यानी गुड्डी का प्रेमी। इस रोल को समित भंज नाम के कलाकार ने निभाया था। पहले इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन को लिया गया था और उनके साथ फिल्म की 2-3 रील की शूटिंग भी हुई थी। लेकिन जिन दिनों गुड्डी की शूटिंग चल रही थी, तभी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद रिलीज हो गई और अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। फिल्म गुड्डी के चरित्र नवीन के रूप में एक ऐसे कलाकार की आवश्यकता थी जिसका कोई फिल्मी इमेज नहीं हो, यानी स्टार बनकर अमिताभ फिल्म गुड्डी के लिए नाकाबिल हो गए। इसलिए नए कलाकार को लेकर शूटिंग को करना जरूरी हो गया और ये नया कलाकार था समित भंज। लेकिन हाँ, अमिताभ को गुड्डी से हटाते समय ऋषिकेश मुखर्जी ने उनसे वादा किया कि वे जया और उन्हें लेकर एक फिल्म अवश्य बनाएंगे, और ये वादा वफा हुआ फिल्म अभिमान के रूप में, जिसमें बैनर का नाम था अमिया। अमिया यानी अमिताभ और जया के नामों की संधि, जिसका अर्थ होता है अमृत।
बहरहाल अमिताभ फिल्म गुड्डी में तो जया भादुड़ी के हीरो नहीं बन सके, लेकिन असली जिंदगी में वे ही उनके हीरो बने। गुड्डी में भले ही अमिताभ और जया का साथ नहीं हुआ, लेकिन बंसी बिरजू, एक नजर, जंजीर, अभिमान, मिली, सिलसिला, चुपके चुपके और शोले से लेकर कभी खुशी कभी गम तक अमिताभ और जया की जोड़ी का साथ रहा। होनी कितनी प्रबल है। वही अमिताभ जो गुड्डी से निकाले गए थे, आगे चलकर इंडस्ट्री में अपनी अमिट जगह बनाने में कामयाब हुए, लेकिन समित भंज जिन्होंने गुड्डी में अमिताभ की जगह ली थी, बदकिस्मती से हिंदी सिनेमा में आगे नहीं चल पाए। कितने पास कितने दूर जैसी एक आध हिंदी फिल्मों में दिखने के बाद वे फिर से बंगला फिल्मों में लौट गए। हाँ, जया भादुड़ी गुड्डी के रोल में खूब पसंद की गईं। निर्माता निर्देशक रमेश बहल, जिन्होंने जया भादुड़ी को लेकर जवानी दीवानी बनाई थी, उन्हें पूरी जिंदगी गुड्डम कहकर ही पुकारते रहे। बहरहाल गुड्डी के निर्माण से जुड़ी इन बातों के बाद आइए अब आते हैं फिल्म गुड्डी की कहानी पर। गुड्डी यानी कुसुम एक चुलबुली किशोरी है, फिल्मों की शौकीन और फिल्म स्टार धर्मेंद्र की फैन। अपने पिता यानी ए के हंगल और भाई यानी विजय शर्मा और भाभी अर्थात सुमिता सान्याल के साथ रहने वाली कुसुम का मन क्लास में पढ़ते वक्त भी फिल्मों में ही लगा रहता है। बोलना चलेगी? नहीं बाबा, भाभी गुस्सा करेंगे। भाभी से कह देना कि तारा के घर पढ़ने गई थी। छी छी, भाभी से मैं झूठ नहीं बोल सकती। और वो जो पिछले हफ्ते गई थी, वो तो अनुपमा के लिए। अनुपमा चलती है तो चल, दोबारा दिखेगी तो क्या हुआ? क्या एक्टिंग की है धर्मेंद्र ने। अनुपमा चलेगी तो मैं चलूंगी, नहीं तो नहीं। बड़ी जिद्दी है। खैर अनुपमा ही सही। या दिल के सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल के सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी। क्लासेस को छोड़कर फिल्में देखने वाली और देर से घर लौटने वाली गुड्डी के पास बहाना था स्पेशल क्लास का, लेकिन उसकी भाभी भी कम नहीं थी। आज इतनी देर कहाँ की? आज वो भाभी स्पेशल क्लास थी, टीचर टेस्ट ले रही थी। लेकिन मैं तो स्कूल गई थी, मालूम हुआ कि 1:30 बजे छुट्टी हो गई। पिताजी तो कह रहे थे कि तुम 10 बार ऊपर नीचे कर रही थी, फिर स्कूल कब गई? झूठी मुई, ये क्या है? फिर पिक्चर देखने गई थी। किसके साथ गई थी? लता और तारा। गुड्डी, ये तो बता, कहीं इम्तिहान में नंबर कम हो गए तो सब क्या सोचेंगे? यही ना कि माँ जी के बाद गुड्डी का किसी ने ख्याल नहीं किया। सब मुझे ही दोष देंगे, कहेंगे भाभी माँ को थोड़ी होती है। कुसुम की भाभी की चिंता अपनी जगह थी, लेकिन गुड्डी की दीवानगी अपनी जगह। भैया ने उसे एक फ्रॉक भेंट किया था, पहनकर उसने भाभी को दिखाया। कैसा है भाभी? बहुत छोटा है। ओह भाभी, आजकल यही स्टाइल है, इसे मिनी फ्रॉक कहते हैं। स्टाइल मैं नहीं जानती हूँ, तो अब बड़ी हो गई है, साड़ी पहनना से। देखो माला सिन्हा भी तो मुझसे कितनी बड़ी है, वो भी तो पहनती है पैसा या प्यार में। मैं जाती हूँ खेलने तारा के साथ। गुड्डी छोटे और बड़े होने की दहलीज पर खड़ी थी। छोटी वो रही नहीं थी और बड़ी अभी हुई नहीं थी। इसी दौरान कुसुम की भाभी का भाई नवीन यानी समित भंज बंबई से एक इंटरव्यू के लिए कुसुम के घर आया। अरे नवीन आ गए बेटा। जीजा किशन लेने नहीं क्या? आ रहे हैं जीजा जी, बाहर है। लेकिन ये क्या बाबूजी? क्या 1 साल पहले बिल्कुल इसी तरह मैं मोहर छोड़ के गया था, अभी तक अब चाल ही नहीं चले। जरा खेल के देखो, फिर मालूम होगा 1 साल में क्या हुआ। तो हो जाएगा, हो जाए। बैठो। नवीन के साथ पिक्चर जाने के लिए हमेशा फ्रॉक पहनने वाली कुसुम ने भाभी के कहने पर जब साड़ी पहनी तो ये किसकी लड़की है बहू? अपनी गुड्डी है पिताजी। देखो देखो देखो, अरे
मैंने तो पहचाना ही नहीं। इतनी बड़ी कब हो गई? हाँ कितनी प्यारी लगती है साड़ी में। कहती हो गुड्डी और पहनो साड़ी। अच्छा बाबा, अब तुझे गुड्डी नहीं कुसुम कह के बुलाएंगे। और गीतकू तो अब हर किस नहीं बुला सकते। नवीन, खबरदार जो तूने गीतकू को कुसुम को और कुछ कहा तू। अब जाओ भी ना तुम लोग, 6 तो यहीं बजा दिए। नवीन और कुसुम को लेकर कुसुम के पिता, भाई और भाभी कुछ और ही मंसूबे बना रहे थे। देखा कितनी बड़ी हो गई। मैं तो नहीं देखना चाहता, नहीं तो एक और चिंता लग जाएगी उसकी शादी की। हाँ, जैसे तुम ही कुछ करोगे, ये चिंता भी तो मेरी है। मुझे ही सब कुछ करना पड़ता। कुछ कर लिया है क्या? किया तो नहीं, लेकिन सोच लिया है। क्या? नवीन के लिए मामा जी से बात करूंगी। अच्छा 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 विचार है बहू। दहेज वहेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मास्टर जी तो वैसे ही बहुत खिलाफ हैं दहेज के। बहू, तू बहुत दिनों से बंबई नहीं गई ना, तो ऐसा कर, गुड्डी के इम्तिहान हो जाए तो ले जाए इसे साथ अपने। मामा जी से मुलाकात हो जाएगी और बातें भी कर लेना। नवीन खुद भी कुसुम को चाहता था, तभी कुसुम को पिक्चर न ले जाकर पुरानी मूर्तियों की गुफाएं दिखाने के लिए ले आया, जहां वो सुकून के साथ कुसुम से चंद बातें कर सके। आज सिनेमा गए होते तो क्या बिगड़ जाता? तुम्हें सिनेमा अच्छा नहीं लगता और ये टूटी फूटी मूर्तियां अच्छी लगती हैं, और क्या? कुसुम, जरा सोचो, आज से हजारों साल पहले ये मूर्तियां बनाई गई थी, और आज यहाँ तुम और मैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हजारों साल पहले शायद यहीं तुम और मैं? फिल्मी रात फिर आएगी में यही डायलॉग था ना? ओहो, क्या सिनेमा के सिवा और कुछ नहीं सोच सकती? सच, मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। हल्ला गुल्ला, नाच गाना। ठीक है, तो एक गाना सुनो। आज नहीं, कल। कल तो मैं चला जाऊंगा। क्यों? एक दिन रुक जाओगे तो महाभारत अशुद्ध हो जाएगी क्या? इंटरव्यू देना है ना। जब असिस्टेंट इंजीनियर बन जाऊंगा तब देखना कितना सुंदर ब्रिज बनाऊंगा। नदी के ऊपर ब्रिज और नदी किनारे छोटा सा एक बंगला। हर रोज नाव लेके घूमूंगा। मुझे भी ले चलोगे ना? डेफिनेटली। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मगर अभी गाना पड़ेगा। तुम वो क्लासिकल गाना सुनाओ। कौन सा? वो पापियरा। हाँ।
नवीन की बहन यानी कुसुम की भाभी को शक तो पहले से ही था, फिर भी एक दिन नवीन का हाले दिल जानने की उन्होंने कोशिश की। बता ना, बोलता क्यों नहीं? क्यों तंग कर रही है दीदी? मुझे क्या मालूम? तुझे इतना भी नहीं मालूम अच्छी लगती है या नहीं? अच्छी नहीं लगती कौन बोला? तो ऐसे कहे ना अच्छी लगती है। बात करूं मामा जी से? देख, मेरी ननद जैसी लड़की सारी दुनिया ढूंढेगा तब भी नहीं मिलेगी। मैं काली चिट्ठी लिख दूंगी मामा जी को। जैसे तेरे कहने से सब हो जाएगा। उससे ही पूछा है तूने? तेरी खातिर मना सकती हूँ उससे? बातें तो ऐसी करती है जैसे ससुराल वालों ने रिश्वत दी है तुझे। ससुराल भी मेरा, तेरा थोड़ी है। कहीं मेरा हो गया तो? इसी दौरान कुसुम के शहर में किसी फिल्म की यूनिट शूटिंग के लिए आ पहुंची और शूटिंग के साथ पहुंचे फिल्म स्टार धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की जबरदस्त फैन कुसुम और उसकी सहेली तारा ने तारा के भाई कुंदन यानी असरानी को शूटिंग दिखाने के लिए कहा और कुंदन पर तो खुद ही फिल्म स्टार बनने का भूत सवार था। भैया, हमें वो फिल्म वाली शूटिंग दिखा दो ना। नहीं, बहुत डिस्टर्बेंस होता है काम में। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे भैया, हम लोग दूर से ही देख लेंगे। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? एक्टिंग करते हुए आर्टिस्ट डिस्टर्ब हो जाए तो एक्सप्रेशन ठीक नहीं आते। I mean, जाओ जाओ भैया, ऐसे ही बनते हो, वहाँ तो तुम्हें कोई जानता भी नहीं होगा। मुझे कोई जानता भी नहीं होगा। धर्मेंद्र है ना, अपना धर्मेंद्र जो कहूँ करेगा। खैर, मैं कह दूंगा उसको भी। कौन कौन जाएगा? हम लोग बस 10 लड़कियां हैं। कोई टीचर भी जाएगी? अच्छी बात है। धर्मेंद्र को सामने पाकर कुसुम और उसकी सखियां मारे खुशी के फूली नहीं समाई। आप सब एक ही स्कूल में पढ़ती हैं? जी। स्कूल से भागकर तो नहीं आप लोग? नहीं, छुट्टी लेकर आए हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी टीचर है आपकी, शूटिंग देखने के लिए छुट्टी दे दी। नहीं, हमें तो आज आधी छुट्टी हो गई। हमारी प्रिंसिपल मर गई ना, इसलिए। हम भी जब हॉकी का मैच देखने जाते थे यही कहते थे, और जितने मैच देखे उतने प्रिंसिपल मार दिए। वहीदा कहाँ है? चीज ऐसे नहीं बोलते, आपसे बड़ी हैं वहीदा जी कहना चाहिए। सॉरी। इट्स ऑलराइट, वो सामने बैठी हैं। आप वहीदा जी से नहीं मिलेगी? ऑटोग्राफ। ये क्या, अनुपमा देखी थी आपने? 3 बार। अरे बाप रे। पेन दीजिए। अब क्या नाम है? कुसुम। टू कुसुम विद लव। डेट? 6/6/70। 70। थैंक यू। हैप्पी? धर्मेंद्र से मिलकर लौटी कुसुम अब ख्वाबों में भी धर्मेंद्र को अपने प्रियतम के रूप में देखने लगी। यही नहीं, जब टीचर ने क्लास में मीरा के कृष्ण प्रेम का बखान किया तो घर लौटते ही कुसुम धर्मेंद्र की तस्वीर के पास पहुंची और फिर। मेरा प्रेम सच्चा है। जैसे मीरा सांसारिक बंधनों को तोड़कर गिरधर के खोज में चली जाती थी, मैं भी तो स्कूल से भाग भाग कर तुम्हें देखने जाती हूँ। मेरा प्रेम भी मीरा के प्रेम की तरह सच्चा है। मुझे मालूम है तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम्हारी स्त्री से मुझे कोई जलन नहीं, क्योंकि वो मेरी सौतन थोड़ी है, वो तो मेरी बहन जैसी है। भाभी ने जब कुसुम को अकेले में बड़बड़ाते हुए देखा तो उसे बड़ा अचरज हुआ। अरे, तो अकेली क्या बड़बड़ाती है? कुछ नहीं, मीरा पर ऐसे लिखना है ना भाभी। ऐसे बाद में लिखना, अब ये साड़ी पहन ले। ये तो रेशम की है। तो क्या हुआ? मैंने तय किया है कि रेशम के कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। क्यों? त्याग भाभी, बड़ा सुख है त्याग में। तुझे मीरा पर ऐसे लिखना है या जोगन बनना है? तुम नहीं समझोगी भाभी, सत्य की ताकत ईश्वर की ताकत है। सत्य के सामने संसार के सारे बंधन झूठे पड़ जाते हैं। कुसुम के इम्तिहान खत्म हुए और शुरू हुई भाभी के साथ बंबई जाने की तैयारी। कुसुम, तारा, क्या हुआ? जरूर कुछ हुआ है। क्या हुआ? अरे क्यों रोती है? क्या हुआ? बोल। भाभी, भाभी, क्या हुआ तारा? क्या
हुआ? क्या हुआ? तारा, तू रोती क्यों? मालूम नहीं, आते ही रोना शुरू कर दी। क्या हुआ बेटी? कुछ दिन भैया घर से भाग गए भाभी। क्या? हाँ, माँ का सारा रुपया पैसा ले गए और कल से माँ। ओ माँ, कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ घर में? नहीं, शायद बम्बई गए हैं, कहते थे हीरो बनेंगे। कुसुम और भाभी ने तारा को दिलासा दी कि वे उसके भाई कुंदन को बंबई में तलाशने की कोशिश जरूर करेंगे और फिर वे दोनों बंबई पहुंचे। घर पहुंचते ही चुलबुली कुसुम और हंसोड़ मामा जी प्रोफेसर गुप्ता यानी उत्पल दत्त में चुहलबाजी शुरू हो गई। मामा जी, मामा जी। आते ही पकड़ी गई दीदी। देखो तो भाई, ये क्या तरीका है? न सलाम, न दुआ, न नमस्ते, न पाँव छुए। ओवर ओवर। मामा जी का ये भी कोई तरीका है मामा जी? नमस्ते का जवाब नहीं, पाँव छुए भी तो आशीर्वाद नहीं देते। बुढ़िया बोहर कहते बेचारे मामा जी। एक शर्त पर छोड़ूंगी मामा जी, अभी आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, सिर्फ आंख झपका कर जवाब देंगे। आइसक्रीम खिलाएंगे, पिक्चर ले चलेंगे, और कुछ चाहिए भाभी? बोलो बोलो। एक मामी चाहिए। अब ओवर कह दे। कोई बात नहीं गुड्डी की बच्ची, शादी के फेरे लेते हुए तुझे पकड़ूंगा। मैं शादी ही नहीं करूंगी। अच्छा, पक्की बात? तो मिला हाथ। आप क्यों खुश हो रहे हैं मामा जी? एक और मेंबर मिला भाई अपने बैचलर्स यूनियन में। कुसुम की भाभी ने जब मामा जी से नवीन और कुसुम के रिश्ते की बात की तो वो फौरन राजी हो गए, लेकिन खुद कुसुम को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। ये शादी नहीं हो सकती नवीन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे गलत मत समझना नवीन, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मुझे बताओ वो कौन है? धर्मेंद्र। कुसुम के शादी से इनकार की वजह नवीन ने अपने मामा जी प्रोफेसर गुप्ता को बताई। प्रोफेसर गुप्ता समझ गए कि कुसुम धर्मेंद्र की फिल्म हीरो वाली छवि से प्रभावित है और उसे नवीन के करीब लाने के लिए उसके फिल्मी सम्मोहन का टूटना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने एक तरकीब सोची और अपने एक दोस्त के जरिए फिल्म स्टार धर्मेंद्र से मुलाकात की। प्रॉब्लम यह है कि मेरी एक भांजी है, वो आपसे प्यार करती है। जी, घबराइए नहीं, वो भी आपसे नहीं मिली और मुझसे प्यार करते हैं। प्रोफेसर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक मिनट सब्र से आप मेरी बात सुन लीजिए। एक मेरी भांजी ही नहीं, ऐसी हजारों लाखों लड़कियां हैं जो आपसे नहीं मिली लेकिन आप पर फिदा है। मैं तो आजकल राजेश खन्ना का नाम सुन रहा हूं। आप बहुत मॉडेस्ट हैं। असली बात यह है कि हर लड़की के मन में किसी खास इंसान के लिए खास जगह होती है और आप लोग, मेरा मतलब हिंदी फिल्म्स के हीरो, वो जगह बड़ी आसानी से ले लेते हैं क्योंकि वो आप में इतनी सारी खूबियां देखती हैं जो कोई किसी एक इंसान में होना मुमकिन नहीं है। आप 20-20 आदमियों के साथ अकेले लड़ते हैं, शेर को हाथ से पकड़कर मार डालते हैं, हवाई जहाज तक कूद कर समुद्र में गिरते हैं और आपको कुछ नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, फिर उठ के गाना भी शुरू कर देते हैं। आप शायर भी हैं, इंजीनियर भी, पॉकेटमार भी, पढ़ाई में भी फर्स्ट आते हैं, रेस में भी। जितनी फिल्में उतने गुण, आप सचमुच उनके हीरो हैं। लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता हूँ? सिर्फ ये कि आप उसे मिल लेने दीजिए। नहीं प्रोफेसर साहब, देखिए हमारी फिल्म लाइन पहले ही बहुत बदनाम है, ऊपर से आपकी ये पागल भांजी। धर्मेंद्र जी मेरी ही भांजी है ना, उसे आने दीजिए, देखने दीजिए आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं। 2-4 बार मिलेगी तो फिल्मी रूप के बजाय आपका मेहनती रूप देख लेगी, जो मैं जानता हूँ उस नकली इमेज से ज्यादा इंप्रेसिव होता है। पर प्रोफेसर साहब, आप मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हैं? एक लड़का उसे प्यार करता, ये तो लड़का लड़की दोनों की जिंदगी का सवाल है। फिल्मों में तो आप हमेशा ही एक्टिंग करते हैं, थोड़ी सी जिंदगी में भी एक्टिंग कीजिए ना।
प्रोफेसर साहब, हमारी फिल्म लाइन में सोचता कोई है, लिखता कोई है, हम तो सिर्फ बोल देते हैं। लेकिन यहाँ तो लगता है सोचना, लिखना, बोलना सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। देखिए, देश पांडे ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया, इसलिए मुझे ये प्रपोजल आपके पास रखने की हिम्मत हुई है। एक बात है धर्मेंद्र जी, लड़की को इस प्लान के बारे में पता चलना नहीं चाहिए। उसे लगना चाहिए जैसे कि अचानक आपसे भेंट हो गई। प्रोफेसर गुप्ता प्लान के मुताबिक नवीन और कुसुम को धर्मेंद्र की शूटिंग पर ले आए। धर्मेंद्र को एक बार फिर सामने पाकर कुसुम जैसे सपनों की दुनिया में खो गई। उसे लगा मानो धर्मेंद्र उसे अनुपमा की नायिका की तरह ऐसा कुछ कहेगा। अरे कुसुम जी, आप, मैंने तो सोचा भी नहीं था जिंदगी में फिर आपसे मुलाकात हो। याद है उस दिन आउटडोर में मुलाकात हुई थी? आपने देखते ही पहचान लिया? जिसने आपको एक बार देख लिया फिर क्या कभी भूल सकता है? ऐसी क्या खूबी है मुझ में? ये शायद आप नहीं जानती। कभी आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराइए, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन ये तो सपना था, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। धर्मेंद्र को तो शायद कुसुम की याद भी नहीं थी। गुड्डी, वहां क्या खड़ी है? आ जरा। नवीन जी, ये है नवीन, मेरा भांजा, और ये कुसुम मेरी भांजी के पति की बहन। मेरी क्या हुई? जाने भी दीजिए, मेरी गुड्डी। आप बैठिए ना। में शॉर्ट रेडी है, मैं एक शॉट देकर भी आता हूँ। मुझे चलिए ना एक रिहर्सल। उस समय धर्मेंद्र पर पियानो पर एक गाना फिल्माया जा रहा था। आज का साथ हंसी है, आज की रात जवान, आज की रात तो जी लो, कल का होश कहाँ, होश कहाँ, होश कहाँ। शॉट देकर जब धर्मेंद्र वापस अपनी जगह आए तो उन्होंने इस नकली दुनिया के कई राज खोले। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं जी। मैं बहुत बेसुरा हूँ। ये तो किसी दूसरे की आवाज थी। ये कैसे हो सकता है? जो आदमी साथ बजाना जानते हैं वो बेसुरा नहीं हो सकता। इस पियानो की बात कर रहे हैं, ये मुझसे भी ज्यादा बेसुरा है। दिस इज नॉट रियल प्रोफेसर साहब, डमी है। इसीलिए मैं सोच रहा था आप अब पियानो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन तबले कहाँ से बज रहे हैं? फिर सोचा कि नौकर चाकर आपका गाना सुनकर किचन से बजा रहे होंगे। धर्मेंद्र जी, कुसुम बाहर से आई है, 2-3 शूटिंग दिखा दीजिए। क्यों नहीं, जरूर। मैं आपको फोन कर दूंगा, आप इन लोगों को भेज दीजिए। दूसरी बार जब कुसुम और नवीन स्टूडियो गए तो वहां धर्मेंद्र और प्राण की शूटिंग का एक दृश्य चल रहा था। प्राण नवीन के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। आप फिल्म में काम करते हैं? जी नहीं। करना चाहते हैं? जी नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं? अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, हैंडसम फेस, करली है, और बिल्कुल धर्मेंद्र की तरह हट्टे कट्टे। मेरा मतलब है कि ही मैन। अगर कहो तो किसी प्रोड्यूसर से बात करूं? एनी प्रोड्यूसर विल गिव यू अ चांस। जी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं जो हूँ, जिस काम में हूँ, वही अच्छा है मेरे लिए। कमाल है, ये पहला आदमी है जैसे फिल्म का ग्लैमर ही नहीं है। सेट पर जब धर्मेंद्र ने प्राण की घड़ी की तारीफ की तो प्राण ने अपनी घड़ी उतारकर उन्हें तोहफे के रूप में दे दी। लेकिन कुसुम, जो प्राण के फिल्मी रूप से भयभीत रहती थी, एकाएक बोल उठी, आप मत लीजिए इस घड़ी को, जरूर कुछ मतलब होगा। मतलब? हाँ, ये बगैर किसी मतलब का कोई काम नहीं करते। इसलिए कि ये फिल्मों में विलन का रोल करते हैं। असल जिंदगी में ये आदमी हातम ताई से कम नहीं, हमेशा दूसरों के भले में लगे रहते हैं। हमारी फिल्म में अजीब है प्रोफेसर साहब, एक शरीफ आदमी को विलन का रोल करना पड़ता है और मुझ जैसे को हीरो। चलो ना हीरो, शॉट रेडी है, चलो। एक तरफ धर्मेंद्र कुसुम को शूटिंग पर बुलाकर फिल्मी दुनिया की सच्चाई से वाकिफ करवा रहे थे तो दूसरी तरफ नवीन को उसकी नजरों में हीरो बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। तभी तो एक दिन बैडमिंटन खेलते वक्त धर्मेंद्र ने नवीन से जानबूझकर हारना गवारा कर लिया। अरे नवीन, तुम तो सचमुच बहुत अच्छा खेल रहे हो। कहाँ इतनी प्रैक्टिस की? पसीने छुड़ा दी मुझे यार। जानबूझकर हारना तो खेलने की जरूरत है। मोटे, तेरी बुद्धि भी मोटी है, बात तेरी समझ में नहीं आएगी। नवीन, तुम दोनों भगवान के साथ घर आ जाओ।
एक बार जैसे ही कुसुम और नवीन स्टूडियो से बाहर आए तो दो नकाबपोश गुंडों ने कुसुम पर हमला कर दिया। क्या हुआ? तो गुंडे थे। गुंडे? इस मोहल्ले में भी गुंडे? आजकल गुंडे कहाँ नहीं है? नवीन ने अपनी बहादुरी दिखाकर उन दोनों नकाबपोश बदमाशों को मार भगाया। ठीक है ठीक है, फिल्मी हीरोइन की तरह साड़ी फाड़ के पट्टी बांधने की कोशिश मत करो। देखा, मुझे लड़ने के लिए डुप्लीकेट की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बैठो। दरअसल कुसुम पर हमला करने वाले ये दोनों नकाबपोश कोई और नहीं, खुद मामाजी यानी प्रोफेसर गुप्ता और धर्मेंद्र थे, जिनका ये एक नया प्लान था। माय गॉड, प्रोफेसर साहब आपका भांजा बहुत तेज है। क्या था उसके हाथ में? घूसा। देखा नहीं आपने? एक ही घूसे में नीचे के सारे दांत हिल गए मेरे। प्रोफेसर साहब अपने तो ऊपर के भी गए। उसे कॉन्फिडेंस में ले लिया होता तो शायद ये हालत ना होती। नहीं प्रोफेसर साहब, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का है वो, शायद कभी नहीं मानता। चलिए मैं आपको घर छोड़ दूंगा। प्रोफेसर गुप्ता और धर्मेंद्र की कोशिशें रंग लाने लगी थीं। तभी तो जब प्रोफेसर गुप्ता घर पहुंचे तो मामा जी, नवीन बहुत बहादुर लड़का है। अभी उसका नाम मत ले। एक कप गरम चाय लिया। हेलो धर्मेंद्र जी, कहिए क्या कर रहे हैं? अरे प्रोफेसर साहब, कुछ नहीं, दांत सेक रहा हूँ। अरे मेरा तो पूरा सेट हिल गया दांतों का। हीरोइन सामने बैठी नवीन की बहादुरी का किस्सा सुना रही थी। अच्छा, इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट काफी कामयाब रहा। इसीलिए तो फोन किया आपको, ताकि बता दूं प्रोग्रेस कितनी हुई केस में। प्रोफेसर साहब, आपने ठीक ही कहा था। लिखे लिखाए याद किए सीन तो बहुत किए फिल्मों में, लेकिन जिंदगी के इस ड्रामे का तो मजा आ गया, जहां एक तरफ के डायलॉग तो याद है, लेकिन दूसरी तरफ के घूंसों का नहीं पता कहां पड़ेंगे। बड़े मुश्किल खेल में फंसा दिया आपको, लेकिन आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। आई कैन ओनली रिमार्क अ चेंज इन हर। साफ नजर आ रहा है कुसुम बदल रही है। थोड़ा और साथ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए प्रोफेसर साहब, मैं हमेशा आपके साथ हूं। गुड नाइट सर। एक दिन फिल्मी स्टूडियो में कुसुम ने तारा के भाई कुंदन यानी असरानी को देखा, जो बदहाली की हालत में भीड़ में खोया खोया सा खड़ा था। कुसुम को देखकर कुंदन ने नजरें बचाई और खिसक लिया, मगर नवीन ने सहानुभूति के साथ उसे रोका। कुंदन जी, कुंदन नाम है आपका? तारा कुसुम के साथ पढ़ती है, इसलिए मैं जानता हूँ आपको। कैसी है तारा? और माँ? जिस बहन का भाई घर से चला जाए, जिस माँ का जवान बेटा उसे इस उम्र में छोड़ जाए, क्या अच्छी रहेंगी वो? ये कहाँ आ गए आप? किसने बहका दिया आपको? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बहकाया। मैं खुद ही फिल्मों की चमक दमक देखकर भटक गया था। मैं समझता था फिल्मों का चांस किस्मत की बात है, क्यों न मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। लेकिन यहां आकर मालूम हुआ कितनी कोशिश है, कितनी मेहनत है इसमें। तू घर वापस क्यों नहीं चले जाते? मैं घर वापस नहीं जा सकता। आपको नहीं मालूम, मैं पैसे चुराकर घर से भागा था। अब किस मुंह से वापस जाऊं? कुंदन जी, माँ को मुंह नहीं दिखाना होता, मन दिखाते हैं। माँ तो भगवान होती है। भूल करके भगवान के सामने जाते हुए क्या इंसान को शर्म आती है? ये पैसे लीजिए और फौरन वापस चले जाइए। नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, खुद कमाऊंगा फिर जाऊंगा। कमा के मुझे वापस दीजिएगा, मैं आपको उधार दे रहा हूं। लीजिए, रख लीजिए। गुड्डी में ऋषिकेश मुखर्जी ने पर्दे के पीछे यानी कैमरे के पीछे रहने वाले भी कई लोगों की यातना भरी जिंदगी की झलक दिखाई है, जैसे कि वो सीन जहां एक इलेक्ट्रीशियन गिरकर घायल हो जाता है। क्या हो गया इसको? क्या हुआ? कहीं से बुखार आ रहा था, गिर पड़ा। उठाओ ना, जल्दी उठाओ। जल्दी से मेरी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाओ। नवीन नाम है सर। ललित,
इधर आ तेरी, तू इंचार्ज है इन्वर्टर का। जब तुम्हें मालूम था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं तो फिर उसे काम पे क्यों लिया? ओम जी हमने मना किया था, लेकिन बेचारा करे क्या, काम नहीं करेगा तो फिर बच्चों की रोटी कैसे चलेगी? ऐसे करो, ये 100 रुपया लो और उसके घर भेज दो। जब तक वो अच्छा नहीं होता उसे काम पर मत बुलाओ। पैसे की और जरूरत पड़े तो हमसे मांग ले। अच्छा जाओ। दिन रात शूटिंग देखते देखते फिल्म की दीवानी कुसुम अब फिल्मों की असलियत से वाकिफ होने लगी थी। धर्मेंद्र का जादू अब उसके दिमाग से उतरने लगा था और नवीन उसके मन को भाने लगा था। चलिए ना, आज हम लोग घूमने चलते हैं। हाँ चल, आज मैं भी चलता हूँ शूटिंग देखने। शूटिंग नहीं, कहीं और चलते हैं घूमने। अच्छा तो ऐसा कर, उस सत्यनारायण को बुला ला। उसे तो छूत की बीमारी हो गई है। बीमारी? क्या हुआ? आपके साथ रहते रहते पढ़ने की आदत हो गई थी, अब तो लिखना भी शुरू कर दिया है। इतना सीरियसली बैठा है जैसे स्कूल से होमवर्क मिला हो। तो जा मना उसे, और न माने तो जबरदस्ती उठा दे टेबल से। जबरदस्ती? अरे मुझसे 4 गुना बड़ा है मोटू। देख, यहाँ ताकत ना चले वहाँ अक्ल चलानी चाहिए। ओफो बस करो, 3 दिन से तो ऐसे लिख रहे हो जैसे महाकवि कालिदास हूँ। कुसुम डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मत करो, चलो ना कहीं बाहर चलें। मामा जी को ले जाओ, मुझे शूटिंग में नहीं जाना है। ओफो शूटिंग नहीं, कहीं और चलेंगे। हाँ, मैं शूटिंग देख देख कर बोर हो गई हूँ। शूटिंग से बोर हो गई? हाँ, झूठ मूठ कुछ करते रहते हैं, सब बनावट है। हद है, धर्मेंद्र की शूटिंग से भी बोर गई? धर्मेंद्र की शूटिंग है तो क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सुन रहा हूँ। क्या? भूत के मुंह से राम नाम। मजाक छोड़ो, चलो चलो ना। काला चश्मा पहने हो ना, शायद देख नहीं सकती, मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर तुम नहीं चलोगे? नहीं, जब तक लिखना खत्म नहीं होता। कुसुम ये सीधी मजाक मुझे अच्छा लगता। कुसुम ने एक दिन नवीन की डायरी पढ़ी जिसमें उसने फिल्मी दुनिया की हकीकत और अपने कटु अनुभव लिखे थे। इस फिल्मी दुनिया की चमक दमक भी अजीब है। शीशों के टुकड़े जड़े हुए हैं, जब रोशनी पड़ती है तो हीरे पन्नों की तरह दमकते हैं। रोशनियां बुझ जाए तो नंगे काट कागज के सिवा कुछ नजर नहीं आता। एक हीरो देशभक्त नेता का रोल अदा करते हुए कितना फख्र महसूस करता है। एक गरीब मजदूर के हक में डायलॉग बोलते हुए उसका चेहरा कैसे दमक उठता है। लेकिन जब सीन खत्म हो जाए, वो रोल गुजर जाए, तो क्या अपना आप खोखला नहीं लगता उसे? उसके सामने काम करते हुए मजदूरों को जब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, तो क्या ये ख्याल नहीं आता वो देश का नेता नहीं, सिर्फ अभिनेता है? आज तक तो बनी बनाई फिल्में एयर कंडीशन थिएटरों में देखी थी, लेकिन उन स्टूडियोज में जाकर इतने दर्द देखे हैं कि लगता नहीं फिर कभी थिएटर में जाकर हंस सकूंगा। कितना बड़ा फर्क है, एक ही फिल्म से एक लाखों कमाता है और दूसरा फांकों पे गुजारा करता है। ये फर्क ही शायद सबसे बड़ा रोग है इस इंडस्ट्री का। लेकिन इस इंडस्ट्री का ही क्यों? क्या यही फर्क हमारे सारे देश का रोग नहीं है? फिल्मी दुनिया की हकीकत जान चुकी कुसुम अब पूरी तरह नवीन के प्रेम में डूब चुकी थी, लेकिन नवीन आज भी उसके रवैये की वजह से उसे खिंचा खिंचा रहता था। ये लो अपनी कॉपी। वहां रख दो टेबल पर। कहाँ ना रख दो टेबल पर? मैंने पढ़ लिया। बहुत अच्छा लिखा है तुमने। मैंने राय नहीं मांगी। इसे छपाओगे मैगजीन में? ये धर्मेंद्र की बायोग्राफी नहीं है। क्यों हर वक्त ताने देते रहते हो तुम? ऐसा क्या किया है मैंने? एक बार कोई भूल कर बैठे तो क्या सर? कुसुम के बदलने के साथ साथ हालात भी बदल रहे थे। रही बात मामाजी प्रोफेसर गुप्ता की, तो अब उन्होंने भी अपने प्लान के आखिरी हिस्से को अंजाम दिया। कहाँ है तेरी भाभी? अंदर किचन में होंगी। क्यों? नहीं, ये कुछ तस्वीरें दिखानी थी उसे। चिट्टू देख तो, तुझे कौन सी अच्छी लगती है? कौन है ये सब? नवीन की बीवियां।
मतलब सब नहीं, अगर इनमें से कोई पसंद आ जाए। क्यों, पसंद है कोई? कोई नहीं। कोई नहीं? ऐसी अनमनी सी क्यों बैठी है? मुझे वापस जाना है मामा जी, पिताजी के पास। लो, कहां से कहां पहुंच गई? ऐसी क्या जल्दी है? नहीं, मुझे जाना है। देख, लड़कियों की तरह जिद मत कर। भैया हर साल जन्मदिन मनाते हैं मेरा, इस साल भी वही मनाऊंगी। तेरा जन्मदिन कब है? अगली फ्राइडे। फिर तो ये गुड फ्राइडे हम यहीं मनाएंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, गाने गाएंगे। अब तो हरगिज नहीं जा सकती, ऐसी शानदार पार्टी करेंगे। कुसुम का जन्मदिन मनाया गया एक पार्टी के रूप में। पार्टी रंगत पर थी, लेकिन कुसुम की आंखें नवीन को तलाश कर रही थीं। पार्टी तो अच्छी खासी जम गई है ना? जी हाँ, लेकिन ओ हाँ, धर्मेंद्र नहीं आया अभी तक। तो क्या हुआ? नहीं मतलब, लेकिन वो मोटू क्यों नहीं आया? मोटू? ओ हरिहर, हाँ वो भी तो नहीं आया। जरूर कहीं काम में फंस गया होगा। मेरे घर आने से पहले 3-4 बार उसका फोन आया था, कोई खास बात होगी। जी हाँ, बाहर खास बात है और घर में तो। गुड्डी, अब भी तूने गाना नहीं सुनाया तो ठीक नहीं होगा। नवीन आएगा तो सुनाऊंगी और केक भी तभी काटूंगी मैं। नवीन अब भी आ जाएगा। सबकी फरमाइश पर नवीन का इंतजार करती हुई कुसुम ने अपना हाले दिल इस फिल्मी गाने की शक्ल में पेश किया। कमाल की बात यह हुई कि इधर कुसुम ने गाना खत्म किया और उधर नवीन पार्टी में दाखिल हुआ। क्या फिल्म के हीरो की एंट्री ली है? इधर गाने का सम पड़ा, इधर हीरो की एंट्री। क्या खबर है इंजीनियर साहब? बहुत अच्छी खबर है, आज ही मिली। वो असिस्टेंट इंजीनियर वाली नौकरी मिल गई। अच्छे दिन अच्छी खबर मिली। मैंने कई बार फोन किया, लेकिन आप मिले नहीं। पोस्टल डिपार्टमेंट की गड़बड़ी से चिट्ठी आज मिली और ज्वाइन करना है कल। कैसे ज्वाइन करोगे? आज रात की प्लेन से चला जाऊंगा मामा जी। टिकट विकेट सब ठीक करके आया हूँ। कहाँ है दीदी? किचन में। नहीं, छत पे। छत पर? वहाँ क्या कर रही है? थोड़ी देर पहले गई है, कह रही थी सर में दर्द हो रहा है। ठीक है। कुसुम बहाने से नवीन को छत पर ले आई। नवीन के जाने की बात सुनकर ही उसका दिल भर आया था। अब नवीन को खो देना उसके लिए नामुमकिन था। और नवीन, वो कौन सा खुश था। अच्छा हुआ ये नौकरी मिल गई, ठीक वक्त पर मिल गई। कुछ दिनों से यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दूर चला जाऊंगा तो और कोई ख्याल नहीं आएगा, भूल जाऊंगा सब। जाओ, चले जाओ, भूल जाओ सब कुछ। कुसुम, रो मत कुसुम, रो मत। तुम समझोगी नहीं, जो प्यार करता है उसके लिए ये हालत बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। यहाँ से मेरा चला जाना ही अच्छा है। मेरी बात का हाँ में जवाब नहीं दिया तो मैं जिंदगी भर ओवर नहीं कहूंगी। इसी तरह खड़े रहोगे। बोलो, वहां पहुंचकर जितनी जल्दी हो सके मुझे ले जाने का बंदोबस्त करोगे? आंखें झपकाकर जवाब दो। कुसुम के फिल्मी ख्वाबों की वजह से जो दीवार कुसुम और नवीन के बीच खड़ी हो गई थी, अब वो ढह चुकी थी। और कुसुम ने हकीकत में जो पाया था वो उस फिल्मी दुनिया से लाख गुना बेहतर था, खुशियों से भरा हुआ था।
गुड्डी कई बरस पहले आई थी दोस्तों। इन बरसों में फिल्मों ने कई रंग बदले हैं, कलाकार बदले, फिल्म मेकिंग का स्टाइल बदला, सुरीले संगीत पर फास्ट म्यूजिक हावी हुआ, लेकिन जो नहीं बदला वो है फिल्म इंडस्ट्री का चलन। यहाँ आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा फिल्म गुड्डी में दिखाया गया था। फिल्म और फिल्मी सितारों के ग्लैमर से नई पीढ़ी आज भी सम्मोहित है, लेकिन जो ख्वाब और हकीकत के भेद को समझ लेते हैं उन्हें पर्दे की चमक चौंधिया नहीं पाती। एनसी सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी ने यही समझाया था। अब रूपम चित्रा की इस फिल्म की बात कितनों की समझ में आई, ये हिसाब हम आपकी समझ पर छोड़ते हैं। दोस्तों, बाइस्कोप की बातें आज हुई निर्माता एनसी सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी को लेकर। खोज और आलेख अशोक अय्यर का था। प्रोग्राम बनाने में सहायक थे PKA नायर और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा।